हे एवरीवन। तो आज मैं आपको जो साउंड हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 2 कराऊंगी। जो हमारी चीज़ें रह गई साउंड से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो बतानी हैं वो हम करेंगे, और देन इससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो स्पीड है साउंड की, आज हम जो बात बताऊंगी उसमें है, पहली क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ये क्वेश्चन आता है आपका कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है एयर के अंदर। आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब देखो, 2 टेम्परेचर पे पूछी जाती है, एट 0 डिग्री सेल्सियस और एट 22 डिग्री सेल्सियस, या फिर रूम टेम्परेचर भी जो है लिख देते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 331। अब स्पीड है तो स्पीड की यूनिट क्या होएगी, मीटर सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। और इसकी स्पीड इसके अंदर 0 डिग्री बता रही थी ना, 0 डिग्री के अंदर 331, 0 डिग्री के अंदर होती है आपकी 331 मीटर पर सेकेंड, और 344 मीटर पर सेकेंड होती है 22 डिग्री के अंदर। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड रहती है कांस्टेंट, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पे हो। स्पीड ऑफ साउंड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट रहती है कांस्टेंट, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 8 है, 3 × 10⁸। तो ये टेम्परेचर और मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये एयर में अलग होगी, सॉलिड में अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती रहती है। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि वो देखेंगे इसके ऊपर जो आपका साउंड है ये चेंज होता है, तो कौन कौन से फैक्टर इसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, भाई आपकी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। जैसे मैंने बताया, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, 0 डिग्री पे 331 और 22 डिग्री पे 344 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ना चेंज होती है, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो मेजर आपके 4 फैक्टर हैं। पहला है टेम्परेचर का। ठीक है, जो साउंड है वो वार्म टेम्परेचर में क्या करता है, ट्रैवल करता है फास्टर। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी इंक्रीज़ होती है, रफली 0.61 मीटर पर सेकेंड विद पर डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए। ठीक है, जो स्पीड होती है साउंड की, ये होती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड का हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, गामा P/ρ। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। जो स्पीड है, ये गामा क्या होता है, ये गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये गामा होता है। P क्या है यहाँ पे, P है यहाँ पे प्रेशर, और रो है हमारी डेंसिटी। ठीक है, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है, देखो स्पीड है, प्रेशर है, कैसे प्रोपोर्शनल है। जब 2 चीज़ें ऐसे इक्वलिटी के साइन के साथ लिखी गई हों, उसका मतलब है वो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नीचे है कोई चीज़, इसका मतलब है वो उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब 1/, में अगर कोई भी फैक्टर लिखा हुआ है तो v इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे कोई भी y, मान लो y टर्म लिखी हुई है, इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो देखिए आप, फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा, फर्स्ट हमने क्या बताया है, फर्स्ट फैक्टर था हमारा टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये क्या होनी चाहिए, स्पीड जो है साउंड की हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी किससे रिलेटेड है, डेंसिटी से रिलेटेड है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखो जो मोइस्ट एयर होती है, जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, जो मोइस्ट एयर होती है, ठीक है, जैसे आपका नमी वाली जो एयर होती है, जो आपके बारिश की मौसम में जो एयर होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ड्राई एयर के कंपैरिजन में। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है मोस्ट एयर में क्या होएगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ड्राई एयर। ठीक है, तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी आपकी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, रो इज़ द डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ज़्यादा डेंस होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जो जितना कम डेंस होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगी, जो कम होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा, जो ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम। तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है ये ह्यूमिडिटी। समझ आया, हमने 3 फैक्टर अब आज जो हमने शुरू से देखा है वो क्या देखा है कि जो आपका साउंड है इसकी स्पीड कितनी होगी। जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर 22 पे मैंने अभी आपको बताया। फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री पे एयर के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो क्या होगी। ठीक है, वो भी हमें पता चल गया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो स्पीड है साउंड की, जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये तो अफेक्ट होती है ना किसी किसी फैक्टर से। तो हमने 4 फैक्टर देखे हैं अभी, 3 फैक्टर जिसमें से है टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिकॉज ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब है फ्रीक्वेंसी का। 4th फैक्टर है कि क्या किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, देखो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज़ फ्रीक्वेंसी। तो कोई कितना जल्दी जल्दी बोल रहा है, क्या उसके ऊपर आपकी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो ये क्या होती है, इसके इंडिपेंडेंट होती है। बस अभी आपने ना एक फॉर्मूला याद रखना है। अभी देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम। एक फॉर्मूला याद रखना है स्पीड के लिए, उसी से आपके चारों फैक्टर अगर क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाए किसी भी एग्ज़ाम में कि मान लीजिए आपका प्रेशर बढ़ रहा है एयर का, तो क्या स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, या फिर आपका ये पूछ लिया जाए कि कोई डेंस एयर है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कैसी होगी। ठीक है, या फिर कोई बिल्कुल ड्राई एयर है वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कैसी होगी। ठीक है, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है अपना, वो है आपका V इज इक्वल टू गामा P बाय रो। बस इसके अलावा कुछ भी, जैसे फ्रीक्वेंसी का पूछ ले, इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है, बस यहाँ से याद रखना है प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली है, टेम्परेचर के क्या है, स्पेसिफिक हीट से टेम्परेचर को रिलेट कर लेना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट एट डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली है। डेंसिटी के क्या है, इन्वर्सली है। ज़्यादा डेंस एयर उतनी ही कम स्पीड। ठीक है,
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बस 3 ही फैक्टर है, तीनों इसी फॉर्मूले से याद हो जाएंगे और इस फॉर्मूले से याद करने से आपको स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, जो ये साउंड वेव जो ट्रैवल कर रही है इसका रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लो ये किसी चीज़ से टकराई और वापस आई, आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, मेरी आवाज़ आप तक जाती है और आपके कान से टकरा के वापस आती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, वेव की फॉर्म में चल रही है ना साउंड हमारी। तो फर्स्ट टर्म है इको, आपने सुना होगा पहाड़ों में जाते हैं ऐसे चिल्लाते हैं, तो वो क्या होता है, इको होता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड। ठीक है, उसको बोलते हैं इको। और एक आपने टर्म सुनी हो री वाइब्रेशंस। ठीक है, दोबारा वाइब्रेशन। जैसे आप खाली हॉल में जाते हो, कोई हॉल है खाली, वहाँ पे आप क्या करोगे, आवाज़ दोगे तो वो दीवार से टकरा के बार बार सुनाई देगी। और इको क्या बता रही हूँ कि मैं एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जो साउंड जो है ना ट्रैवल करता है, कि उसको फिर वो वापस लौट के आता है। वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 17.2 मीटर। ठीक है, 17.2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके साउंड क्या होता है, वो हमें जो इको है ना, जो वो वापस सुनाई देती है। देखो, अगर हमें कोई आवाज़ वापस सुनाई दे रही है, इट मीन्स वो उतने टाइम इंटरवल में लौट के आ रही है ना। जो मान लो अगर मैंने आवाज़ निकाली और ये वापस किसी चीज़ से टकरा के वापस आ गई, या तो ये एब्जॉर्ब कर ले, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एब्जॉर्ब कर ले, या फिर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और ये लौट के वापस आ जाए। तो रिफ्लेक्शन के लिए कितना टाइम ज़रूरी है, 0.1 सेकेंड का टाइम मिनिमम होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन में। अगर वो रिफ्लेक्शन 1 सेकेंड का नहीं है तो फिर वो किस में आ जाएगा, रीवाइब्रेशंस के अंदर आ जाएगा, बार बार जो है वो हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही फ़र्क है इको और रीवाइब्रेशन में। अब देखो जो माइक्रोफोन है, अब इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनकी एप्लीकेशन है माइक्रोफोन। हॉर्न, जो आप हॉर्न बजाते हो ना गाड़ी का, हॉर्न तो हर कोई यूज़ करता है, स्कूटी का, बाइक का, कार का। तो ये स्टेथोस्कोप, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप यूज़ करता है। ठीक है, ये एक टर्म और भी आती है, एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से, जस्ट फॉर नॉलेज बता रही हूँ कि स्टेथोस्कोप का नाम क्या होता है। ठीक है, ओरिजिनल जो इसका नाम है ना, जो मेडिकल टर्म का नाम है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके यूज़ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिनको बोलते हैं ना, इको भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है और रीवाइब्रेशंस भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है एक साउंड वेव गई और वो टकरा के वापस सुनाई दी हमें। ठीक है, ये तो होगी इको। और जब वो वेव गई और वो टकरा के इस दीवार से टकराई तो यहाँ से वापस, इस दीवार से टकराई तो यहाँ से वापस, जब वो बहुत ज़्यादा बार टकरा के वापस आ रही है तो उसको बोलते हैं रीवाइब्रेशंस। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप में क्या होता है, आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो आपकी हार्ट की जो वाइब्रेशंस है वो बार बार टकरा के वो हमारे मतलब डॉक्टर के ईयर तक पहुंचती है, तो वो उससे अंदाजे लगा, मतलब जो उनको सिखाया जाता है वो उससे पता करके बताते हैं। दूसरा है आपका हॉर्न। हॉर्न भी क्या होता है कि बार बार जैसे हमने उसको प्रेस करा तो वो साउंड वेव क्या हो रही है, बार बार रिफ्लेक्ट होके उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा रही है। इसी तरह मेगाफोन में भी वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है और उसकी एम्पलीट्यूड को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका साउंड बोर्ड। ठीक है, साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं आपके, जब ऑडियंस बैठी हो ना किसी हॉल में तो साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं आपके। साउंड बोर्ड क्या करते हैं कि ये कर्व शेप के होते हैं, इस तरह से शेप का लगाया जाता है, कर्व शेप का, जिससे क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। तो जो हॉल में आदमी बैठे हुए हैं, जहाँ पे किसी नेता वेता को भाषण देना हो, वो क्या हो, इक्वली सेपरेट हो जाए, सबके पास पहुँच जाए। ये नहीं है कि जो पीछे आदमी बैठा है, मान लो यहाँ पे कोई अगर भाषण दे रहा है तो यहाँ पे क्या लगाया है, साउंड बोर्ड लगा दिया गया है, तो जो इस यहाँ पे लोग बैठे हैं और यहाँ पे लोग बैठे हैं, सब तक क्या हो जाए, साउंड पहुँच जाए, तो वहाँ पे लगाया जाता है साउंड बोर्ड। ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है। अभी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, फर्दर एप्लीकेशंस,
वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है, जो कि एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हो तो आपको चीज़ें पता हो, है ना। मशीन्स को कैसे साफ़ करते हैं, ठीक है, माइन्यूट पार्ट्स हैं जो वो साउंड से कैसे साफ़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, साउंड से वाइब्रेशंस होती है, उसी वाइब्रेशंस और वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से क्या करा जाता है, मशीन को साफ़ करा जाता है। वो चीज़ें हम देखेंगे। अब देखो, एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, बस ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का छोटा सा, कि जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ना वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। आपकी 3 तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। देखो, इंफ्रासोनिक क्या होती है, लेस देन 20,000, 20,000 हर्ट्ज से जो कम होती है ना, जो ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से कम हो, उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है ना, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और इनकी 20 हर्ट्ज से कम हो, इनको बोलते हम इंफ्रासोनिक साउंड और इनको बोलते हम अल्ट्रासोनिक। और इसके बीच में 0 से 20 हर्ट्ज से लेके, ठीक है, इन दोनों के बीच की 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी रेंज लाई करती है उसको हम बोलते हैं ऑडिबल, ठीक है। अब देखो, इंफ्रासोनिक साउंड आपको कहाँ सुनने को मिलेंगी, मतलब कौन सुनता है इंफ्रासोनिक साउंड, कि ये ह्यूमन नहीं सुन सकते। अपनी वाली रेंज कौन सी है, ऑडिबल रेंज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम जो आफ्टर 12th होते हैं, जिनमें जनरल जीके साइंस में आती है, वहाँ पे जो है ना जनरल साइंस के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज, व्हाट इज़ इंफ्रासाउंड वेव और व्हाट इज़ अल्ट्रासोनिक, या फिर अल्ट्रासोनिक के कुछ एग्जांपल दे दिए कि इनमें से कौन सा जो है ना एनिमल या फिर कौन जो है ना अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनता है, कौन इंफ्रासोनिक को सुनता है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि है, जैसे वेल्स हो गई, ठीक है, वेल्स हमारा इंफ्रासोनिक साउंड को सुनती हैं, ठीक है, और एलिफेंट हो गए, और राइनोज हो गए, ये सब सुनते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को। ऑडिबल में आ गया ह्यूमन, ठीक है। जो 5 साल तक का बच्चा होता है ना, 0 से 5 साल, वो बच्चा अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकता है। और कौन सुन सकता है, डॉग। देखा है ना, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं जब, मंकीज़, डॉग, डॉल्फिन्स, ठीक है, टोटोइज, ये सब क्या हैं, जैसे तेंदुए वगैरह हो गए जो डॉग वाली कैटेगरी में आते हैं, ऑलमोस्ट कैट वगैरह, ये सब क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। तो जो आपका अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, इनको पहले ही पता चल जाता है, इसलिए ये लोग जो है ना घबरा के घूमना शुरू कर देते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि गाँव में जैसे रहते हैं तो मोर वगैरह ना तेज़ तेज़ से आवाज़ देना शुरू कर देते हैं, तो वो कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज है जो इनको सुनाई दे जाती है और इनको हमसे पहले पता चल जाता है। आपने एक केस भी सुना होगा अंडमान निकोबार का, कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो है ना जान बच गई थी। आई थिंक 2005 की या 4 की कुछ ऐसी बात है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने देखा कि जो आपके डॉग्स वगैरह है ना वो बहुत अलग बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या आने वाली थी, सुनामी आने वाली थी। इसलिए उन लोगों ने क्या करा कि डॉग्स वगैरह के बिहेवियर को नोट करके और अपना जो है ना किसी सेफ प्लेस पे पहुंच गए। ये बच्चा जो है ना, बच्चा सेंसिटिव ईयर होता है 0 से 5 साल तक, इसलिए वो क्या कर सकता है, अल्ट्रासोनिक कुछ शुरू कर देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारे जो कान है ना वो इनसेंसिटिव होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को जो है सुनने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनसेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है।
तो ये आपका कुछ साउंड के बारे में था। आई होप आपको क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड नेक्स्ट हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।